हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म विवेकानंद करियर पाथ पर। तो आज हम लोग करेंगे टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स फ्रेजेस की जो एसएससी में पूछे गए हैं उसकी फोर्थ क्लास। ठीक है, ये कौन सी है? पार्ट 4 क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस कर ली हैं इसकी, और आज हम लोग देखेंगे 121 से 160 तक की, यानी कि टोटल 40 इडियम्स याद करेंगे। और वो भी कैसे याद करेंगे? बाई निमोनिक्स। ठीक है, बाई नेमोनिक्स याद करेंगे। नेमोनिक्स क्या होता है? जो लोग हमसे पहले पढ़ चुके हैं, जो 2 क्लासेस कर चुके हैं 3, उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि नेमोनिक्स का मतलब ये है कि हम लोग ऐसे देसी ट्रिक्स या ऐसे तरीके लगाएंगे कि जिनसे आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये सारे इडियम्स फ्रेजेस बैठ जाएंगे। कि जैसे एग्जाम में होता नहीं है, आप लोग जैसे याद करते हैं और जब एग्जाम में बैठते हैं, पेपर देने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, समझ में नहीं आता है कि इसका क्या होगा। ऐसा लगता है कुछ पढ़ा पढ़ा सा तो है, लेकिन समझ में नहीं आता है क्लियर। तो वो चीज़ आपकी दूर करनी है यहाँ पर। अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी सिनोनिम्स, जितने भी इसमें ये इडियम्स और फ्रेजेस आए हुए हैं, जितने भी मैंने लिखे हैं, ये सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं पिछले एसएससी एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, या एसएससी का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछी गई है। ठीक है, लगभग एसएससी के सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो उन सारे एग्जाम्स का ये यहाँ पे निचोड़ है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और साथ ही ये जो क्लास है ये बैंक के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो लोग डीएसएसएसबी वगैरह एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके सबके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश जो जहाँ भी पूछी जाती है वो सब एक पूछी जाती है। बस थंबनेल का ये मैटर में आप लोग मत फंसिए कि कोई कुछ और लगाता है, कोई किसी एग्जाम का, कोई किसी एग्जाम का लगा के रखता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप थंबनेल से मत देखिए, इसमें देखिए कि हाँ ये मैंने कैसे अच्छे तरीके से करवाया है, आपके दिमाग में कैसे मैंने बिठाया है। आप यहीं क्लास करते करते आपके दिमाग में ना बैठ जाए तो आप कमेंट करके जाइएगा कि हाँ आप सर गलत कह रहे थे। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें हम लोग 121 से 160 तक यानी 40 इडियम्स देखेंगे। इसके बाद अभी हमारी एक क्लास और होगी, ठीक है, पार्ट 5 की, जिसमें हम लोग इसका जो लास्ट होगा 200 तक। ठीक है, तो टोटल इसमें हम लोग 200 देखेंगे। और आप सभी को बता दें जो लोग नए हैं कि इससे पहले मैंने टॉप 200 सिनोनिम्स भी याद करवाई हैं बाय निमोनिक्स, और इसके बाद भी हम लोग कोई ना कोई सीरीज स्टार्ट करेंगे ब्लैक बुक की। या फिर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जो 2025 में सर पूछी गई हैं वो कैब, उनको एक बार करवा दीजिए अच्छे से बाय निमोनिक्स। ठीक है, उनको आप बाय निमोनिक्स करवा दीजिए। तो देखता हूँ या फिर ब्लैक बुक का उठाऊंगा या फिर 2025 के उठाऊंगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या चाहिए आपको, तो जिसका जैसे ज़्यादा लोग होंगे जिस साइड में, उसको करवा दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे ये टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उससे क्या होगा, आप जैसे क्लास देख लिए उसके बाद खुद से रिवीजन करना चाहें या नोट्स बनाना चाहें तो आराम से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि आज की ये पहली इडियम्स कौन सी है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्योंकि मोबाइल में जो देखते हैं उनको थोड़ा कम वैसा दिखाई पड़ता है, इसके लेटर छोटे दिखाई पड़ते हैं, तो इसलिए देखो अब आई थिंक सबको प्रॉपर होगा। तो पहला इडियम्स है कि फीदर वंस ओन नेस्ट। क्या है? फीदर वंस ओन नेस्ट। तो इसका अर्थ क्या होता है? पहले तो ये देखो, इसका अर्थ होता है बेईमानी करके धनी होना। ठीक है, फीदर वंस ओन नेस्ट। और इसका जो एसएससी में देखो, ये तो जो हिंदी में मैंने लिखा है, जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, कई बार बता चुका हूँ कि वहाँ पे हिंदी लिख के तो आता नहीं है एग्जाम में, वहाँ आपको ये इंग्लिश मीनिंग लिख के आएगा। तो आपको जो फोकस करना है वो इस पर करना है, इंग्लिश वाले पे। आपको फोकस इस पर नहीं करना है, इसको बस आपके समझने के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, आपको फोकस इस पर करना है, मीनिंग पर। और साथ ही जो मैं इससे रिलेटेड यहाँ पे ट्रिक बनाता हूँ ना, इनको इन पर करना है, बस इसी से आप इसका आंसर निकाल ले जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए अच्छे से दिया हुआ हूँ। और देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि 7 बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें कुछ वैसा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं 7 बार पूछा गया है। अब देखो हम लोग देखते हैं इसको याद करने का तरीका क्या है। वर्ड फीदर वंस ओन नेस्ट। अब याद करने का तरीका देखो कितना अच्छा है कि फीदर का मतलब सबको पता होगा, पंख होता है। क्या है कि अपने ही घोंसले यानी नेस्ट में दूसरों के पंख फीदर
चुराकर भरना मतलब बेईमानी से अपना ही घर भरना। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि क्या होता है कि जो कोयल होती है, अगर नहीं पता है तो लोग कहते हैं कि जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो हमेशा दूसरों के घोंसले में, दूसरों क्या मतलब कौवे का जो घोंसला होता है कौवे का, उसको वो चोरी कर लेती है। तो वैसे समझो कि मतलब बेईमानी कर लेती है कि जैसे जो चीज़ें हैं कि जैसे फीदर है, पंख है, तो क्या है कि अपने ही घोंसले यानी नेस्ट से दूसरों के पंख चुरा कर भरना, मतलब अपना जो घोंसला है उसको दूसरों के पंख चुरा चुरा कर बनाना। ठीक है, दूसरों के घोंसले से जो पंख चुरा चुरा के लाना, मतलब जैसे घोंसले बनाने में देखा होगा घास और सारी चीज़ें लगती हैं, तो वही है कि वो कोई चिड़िया है वो क्या करती है कि अलग से नहीं लेके आती है, वो दूसरों के घोंसले से निकाल निकाल के ले आती है चुरा चुरा कर। ठीक है, तो फीदर वंस ओन नेस्ट मतलब अपने घोंसले में लेके आना क्या, पंखों को। तो बस ऐसे कर लो कि मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, मतलब गलत तरीके से पैसे बनाना। टू प्रॉफिट इन द डिसऑनेस्ट वे, ठीक है, समझ ही रहे होंगे। और प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, तो कुल मिला के इसका अर्थ होता है बेईमानी करने से। देखो अगला वर्ड है, इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया। देखो अगला वर्ड है कि गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। तो इसका पहले हम लोग एसएससी में जो अर्थ पूछा गया दिया गया था वो मैं बताता हूँ आपको क्या है। टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर, मतलब जैसे को तैसा, मतलब दूसरों के साथ किए गए व्यवहार का अनुभव उसको ही करवा देना। समझ रहे हैं कि जैसे को तैसा, जैसे कोई दुष्ट है तो उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करना, तो उसको क्या बोलते हैं, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। देखो मेडिसिन का क्या होता है, टेस्ट अच्छा नहीं होता है, मेडिसिन क्या होती है, कड़वी होती है। देखो यहाँ पे निमोनिक्स क्या है कि मेडिसिन, मेडिसिन से इसको पकड़ेंगे तो क्या है कि डॉक्टर जो कड़वी दवा मेडिसिन दूसरों को देता है, जब उसे खुद पीनी पड़े तो समझ में आता है कि जैसे को तैसा हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार अनुभव की होंगी कि जैसे जब आप लोग दवा ववा लेने गए कभी डॉक्टर के पास, तो उसने क्या हुआ कि आपको बहुत कड़वी दवा दे दी। ठीक है, दवा तो कड़वी होती है, उसने दवा दे दी, तो क्या होता है कि मन में यही आता है कि इसको तो खाना रहता नहीं है और हम लोग खाते हैं तो इसको क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब कैसी भी दवा दे देता है। तो वही है कि यहाँ पर जो डॉक्टर है दवा कड़वी देते हैं, अगर जब उनको खुद खानी पड़ती है तब उनको समझ में आता है कि ये मैं कैसी दवाएँ दे रहा था। ठीक है, तो इसको ऐसे रिलेट करो, मेडिसिन से रिलेट करो। मेडिसिन क्या होती हैं, उनका टेस्ट। ठीक है, मेडिसिन और टेस्ट। मेडिसिन का टेस्ट क्या होता है, खराब होता है, खराब लगती है, कड़वी लगती है दवा, तो वही चीज़ है। तो जब उसका टेस्ट खुद को लेना पड़ जाए, यानी ओन, यानी खुद को लेनी पड़ जाए, तब समझ में आता है कि ये चीज़ें क्या हैं। देखो अगला वर्ड क्या है, हैव विगर या अदर फिश टू फ्राई। इसका अर्थ होता है अन्य महत्वपूर्ण काम होना, मतलब सम मोर इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू। ठीक है, तो देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, हैव विगर या फिर लिख के आएगा अदर फिश टू फ्राई। तो इसका याद करने का तरीका है, फिश से पकड़ो इसको। फिश माने क्या होती है, मछली। क्या है, छोटी मछली को छोड़कर बड़ी मछली यानी विगर जो फिश है, फ्राई करने जाना यानी ज़्यादा ज़रूरी काम होना। ठीक है, हैव विगर या अदर। ठीक है, विगर लिख के आएगा या अदर लिख के आएगा, फिश टू फ्राई। तो क्या है कि जो इसमें ऐसे करो कि फिश को फ्राई करना है। ठीक है, विगर या फिर अदर। तो क्या है कि इसमें ये ऐसे रिलेट करो कि अन्य मछली को फ्राई करने से मतलब क्या है, छोटी मछलियां जो हैं, अन्य जो हैं उन छोटी हैं, उनको फ्राई करने से अच्छा क्या है, बड़ी मछली को फ्राई करने जाना, यानी कि ज़रूरी काम को करना। ठीक है, जैसे दो काम है, एक अदर है काम, एक है बहुत ज़रूरी काम है, बिगर काम। बिगर का मतलब बहुत ज़रूरी काम है, तो उन दोनों में जो सबसे महत्वपूर्ण हो उस कार्य को करना। ठीक है, सम मोर इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड। आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझे हैं तो एक बार जब खुद से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल बहुत ही अच्छी निमोनिक्स लिखी है। देखो अगला वर्ड क्या है कि हरकुलियन टास्क। ठीक है, हरकुलियन क्या है, टास्क। इसका अर्थ होता है मुश्किल काम। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है मुश्किल काम, वेरी डिफिकल्ट टास्क। देखो हरकुलियन को हम लोग देखेंगे हरकुलिस से। क्या है कि हरकुलिस एक बहुत ताकतवर योद्धा था।
ठीक है, हेरकुलिस जो है ये कौन था, एक बहुत ही ताकतवर योद्धा था। ऐसा काम जो सिर्फ हेरकुलिस ही कर सके, मतलब बहुत ही मुश्किल काम, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। तो कुछ ऐसे काम भी रहते होंगे जो सब लोग नहीं कर सकते, जो वो करता था। तो वो क्या था, उसके लिए वो हेरकुलियस टास्क है, मतलब जो और लोग हैं उनके लिए वो टास्क क्या है, बहुत ही हेरकुलियस टास्क है। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। और ये जो ईडियम्स है बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है, तो पहले से भी कुछ लोगों को पता होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो 7 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब देखो ये वर्ड क्या है, किक द बकेट। किक द बकेट का क्या अर्थ होता है, टू डाई। किक द बकेट मतलब टू डाई, चल बसना या निधन हो जाना किसी का, उसको बोलते हैं। 5 बार देखो पूछा गया 3 एग्जाम्स में। तो देखो बकेट से हम लोग रिलेट करेंगे इसको। बकेट का मतलब क्या होता है, बाल्टी। फांसी लगाते वक्त पैरों के नीचे रखी बाल्टी को लात यानी किक मार देना, मतलब जान दे देना। ठीक, समझ रहे हो। जैसे कोई फांसी लगाने गया तो क्या हुआ, मान लिया यहाँ पे, कहाँ पे फांसी लगाते हैं लोग, ज़्यादातर कहीं घर के छत में या कहीं पंखे में ऐसे लगाते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, न्यूज़ में देखा होगा। तो उन लोगों का क्या सीन होता है कि पता चले ऊपर लगाए किसी चीज़ पे चढ़ के, उसके बाद उसको धक्का दे दिए, यानी क्या किया, बकेट पे चढ़ के लगाया और उसके बाद बकेट को धक्का दे दिया। किस लिए, क्योंकि उनको मरना था। ठीक है, तो टू डाई मतलब डाई के लिए जाना था, यानी मरने के लिए जाना था। तो उन्होंने क्या किया, बकेट को धक्का दे दिया। बस रिलेट हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, बकेट को किक मारना यानी कि लात मारना, किस लिए, मरने के लिए। नेक्स्ट वर्ड, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। अब देखो इसका अर्थ सीधे पता चल रहा है, किल 2 बर्ड्स मतलब 2 बर्ड्स थी और किसी ने एक पत्थर मारा और दोनों मर गई, मतलब एक तीर से 2 शिकार करना। ठीक है, लेकिन इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में क्या है, टू सर्व 2 पर्पजेज एट 1 टाइम। ठीक है, या टू अचीव 2 रिजल्ट विद अ सिंगल एफर्ट। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। आई थिंक समझ गए होंगे सब लोग, एक तीर से 2 शिकार। लेकिन फिर भी जो नए हैं उनको बता देता हूँ निमोनिक्स, कि बर्ड्स का से होता है पक्षी। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना, मतलब एक तीर से 2 शिकार करना, यानी कि एक कोशिश से कोई 2 काम जो हैं संपन्न हो जाएं, तो उसको बोलते हैं किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। आओ अगला वर्ड देखते हैं, क्या है वर्ड, निप इन द बड। क्या है, निप इन द बड। देखो इसको पहले हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, या फिर टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। हिंदी अर्थ क्या है, शुरुआती समय में ही कुचल देना या नष्ट कर देना। मतलब क्या है, टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज़ को रोक देना, एट द स्टार्ट मतलब कोई चीज़ जैसे ही स्टार्ट हुई, शुरू हुई, उसको वहीं पे ख़त्म कर देना, वहीं पे रोक देना। ठीक है, तो अब इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो बड का मतलब क्या होता है, कली। अगर नहीं पता है तो ये चीज़ जान लो कि बड का मतलब क्या होता है, कली, जो फूलों की होती हैं। तो क्या हुआ कि फूल खिलने से पहले ही उसकी कली यानी बड को काट देना, मतलब बुराई को शुरू में ही रोक देना। ठीक है, मतलब कोई जैसे फूल खिलने वाला था और किसी ने उसकी जो कली थी उसको ही तोड़ के फेंक दिया, ठीक है, या काट दिया, तो क्या हुआ, उसको स्टार्टिंग में ही तो खत्म कर दिया ना। तो वही है कि टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, मतलब बड थी, उसको निप इन द बड मतलब कि स्टार्टिंग में ही उसको खत्म कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, निप मतलब क्या होता है, काट देना, तो उसको स्टार्टिंग में ही काट देना, तो वही बोलेंगे टू स्टॉप समथिंग टू एट द स्टार्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखो, सेलिंग लाइक हॉट केक। सेलिंग लाइक हॉट केक। हॉट, देखो हॉट चीज़ें मतलब क्या बोला कि जैसे आप कोई चीज़ खाने पीने के लिए जाते हैं तो कहते हैं, जैसे मान लिया समोसा खाने गए किसी होटल पे, कहते हैं गरम है। ठीक है, तो गरम का मतलब फ्रेश है कि नहीं है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, उसको वैसे रिलेट करेंगे। तो क्या है, टू हैव अ वेरी गुड सेल, टू सेल क्विकली। ठीक है, मतलब कोई चीज़ बिल्कुल गरम गरम ही बेच देना, मतलब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फास्ट जिस चीज़ की बिक्री होती है उसको बोलते हैं सेलिंग लाइक हॉट केक। ठीक है, मतलब केक जो था वो जैसे ही बन के तैयार हुआ और तुरंत बिक गया। ठीक है, अब याद करने का क्या तरीका है, हॉट केक से
गर्म यानी गर्म केक, बेकरी में ताज़ा और गर्म केक सबसे जल्दी बिक जाते हैं यानी तेज़ी से बिकना। 4 बार पूछा गया है, देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, 4 बार और 4 एग्जाम्स में अलग अलग पूछा गया है। तो इसको याद रखेंगे कि सेलिंग लाइक अ हॉट केक, मतलब हॉट केक से ये समझो कि जैसे तुरंत बन के तैयार हुआ, गरम गरम ही था और तुरंत बिक गया, तो उसको बोलेंगे। अगला वर्ड देखो, वर्ड क्या है, सेड क्रोकोडाइल। एक सेकंड देख लेते हैं कोई छूटा तो नहीं नीचे। सेलिंग हॉट केक 128 129, हाँ ठीक है। देखो क्या है कि सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, सेड क्रोकोडाइल टीयर का मतलब सबने सुना होगा घड़ियाली आंसू, ठीक है, घड़ियाली आंसू एक हिंदी का मुहावरा है, तो उसी से इसको रिलेट करेंगे। क्या है, क्रोकोडाइल टीयर्स, सेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाना, यानी सहानुभूति का सिर्फ एक दिखावा करना या नाटक करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं घड़ियाली आंसू बहाना। टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक, टू प्रिटेंड ग्रीफ यानी फॉल्स टीयर्स, ठीक है, वो रियल में उतना दुखी नहीं है जितना वो अपने आप को दुखी दिखा रहा है, तो उसको बोलते हैं सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है। अब देखो क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ, शिकार खाते वक्त मगरमच्छ के आंसू टीयर निकलते हैं जो झूठे होते हैं, दिखावटी यानी दुखी होते हैं। क्या है इसका, देखो निमोनिक्स क्या है कि ऐसे कि जैसे मान लिया कोई मगरमच्छ है, उसने शिकार किया और शिकार करने के बाद जब वो उस चीज़ को उस शिकार को खाने लगा तो उसको इस बात का दुख होने लगा कि देखो बेचारा मारा जा रहा है, लेकिन मार कौन रहा है, खुद ही मार के वो खुद ही खा रहा है। तो वही चीज़ है कि वो घड़ियाली आंसू बहा रहा है, मतलब उसको रियलिटी में उस बात का कोई दुख नहीं है और उसका उस चीज़ से फ़ायदा है, फ़ायदा उठा रहा है, उसी की वजह से वो सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी क्या है वो घड़ियाली आंसू बहा रहा है, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्रोकोडाइल ने कोई शिकार किया और जब वो उसको मारने लगा या वो चीज़ें वो मर गया तो वो क्या हुआ, उसके लिए रो रहा है, पहले शिकार किया और फिर रो रहा है, मतलब घड़ियाली आंसू बहा रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखो, वर्ड नंबर 130, देखो क्या है कि टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। पहले देखो, पहले आप लोग जब ईडियम्स को अच्छे से एक बार पढ़ेंगे ना तो हर ईडियम्स में उसका अर्थ छिपा रहता है। जब आप लोग अच्छे से एक बार देखेंगे ना तुरंत उसका अर्थ समझे में आ जाएगा कि टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब साहस पूर्वक मुसीबत का सामना करना, बुल को कैसे लेना, बाय द हॉर्न्स मतलब उसके सींगों को पकड़कर, समझो ऐसे, ठीक है, हाथ से क्या हुआ, सींगों को पकड़कर बुल को संभाल लिया। तो वैसे क्या है, टू हैंडल डिफिकल्टीज, ठीक है, डिफिकल्टीज मतलब कि मुश्किलों का सामना करना, टू डील विद द डिफिकल्ट और डेंजर सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, ठीक। देखो निमोनिक्स क्या है, सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग निमोनिक्स पे करेंगे और मीनिंग पे। तो हम लोग पकड़ेंगे इसमें बुल वर्ड को, ठीक। बुल वर्ड से, बुल का मतलब सबको पता होगा सांड होता है। क्या है कि सांड से बचने के बजाय सीधे उसके सींग पकड़कर लड़ना, मतलब डटकर मुसीबत का सामना करना, ठीक है। टेक द बुल मतलब बुल को पकड़ना, बुल को अपने हाथों में लेना, बुल को बाय द हॉर्न्स मतलब उसके सींग को पकड़कर हाथों में ले लेना, ठीक है। तो क्या हुआ, वो बहुत ही साहसपूर्वक उसने बुल का सामना किया, इसको बोलते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। आई थिंक समझ गए होंगे। अब आओ अगला वर्ड देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है देख लो खुद से, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको बिल्कुल हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर पढ़िए, सारी चीज़ें आपको यहीं क्लास में सारी बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। क्योंकि जो लोग पीडीएफ के चक्कर में रहते हैं ना, बहुत लोगों का क्या है वीडियो में आते हैं, उनका क्या है वीडियो देखे उसके बाद सीधा उन्होंने क्या किया, टेलीग्राम पे गए, पीडीएफ ज्वाइन किया, पीडीएफ डाउनलोड किया और अपना निकल लिए कि हम इसको खुद से रिवाइज कर लेंगे। भाई आप खुद सोचो कि कब से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और कितनी सारी पीडीएफ आपने जमा करके रख ली हैं, कितना रिवीजन कर लिया, वो चीज़ें खुद से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये किया करो कि जब क्लास आए, क्लास में ही उस चीज़ को वहीं पे पढ़ो, वहीं उसको ख़त्म करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप पहले एक बार यहाँ पढ़ेंगे फिर पीडीएफ पढ़ेंगे। पीडीएफ हाँ इसलिए होता है कि जैसे कभी कोई वर्ड आप भूल गए या कोई निमोनिक्स भूल गए तो उसको एक बार देख लिए, चलो हो गया, वो चीज़ें याद हो गई। लेकिन अब तुम सोचो कि हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वहीं चल के एकदम से अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आप लोग खुद ये चीज़ें फील किए होंगे अगर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो
कि यहीं हर चीज़ खत्म करो। तो देखो ये वर्ड क्या है, द लास्ट स्ट्रा। द लास्ट स्ट्रा, देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, लास्ट स्ट्रा मतलब क्या होता है, तिनका, ठीक है। तो अब इसको पढ़ो, पहले क्या है हिंदी, समस्याओं की एक श्रृंखला में अंतिम समस्या जो किसी को धैर्य खोने का कारण बनती है, ठीक है। समस्याओं की एक श्रृंखला थी, मतलब एक लाइन थी बिल्कुल श्रृंखलाओं समस्याओं की, उसमें क्या हुआ, एक अंतिम समस्या जो किसी को धैर्य के खोने का कारण बनती है, मतलब कि वो बिल्कुल अंतिम समस्या एक ऐसी थी जिस पर कोई व्यक्ति अपना धैर्य खो दिया। अब देखो इंग्लिश में कैसे पूछा है इसको, फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, मतलब किसी सीरीज की एक फाइनल प्रॉब्लम, अ माइनर डिफिकल्टी बट कमिंग ऑन टॉप ऑफ सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब अ माइनर डिफिकल्टी मतलब डिफिकल्टी तो एक बहुत कम है, लेकिन बट कमिंग ऑन द टॉप ऑफ सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब उस जो डिफिकल्टीज की सीरीज थी, समस्याओं की श्रृंखला है, उसमें उसको टॉप पर रखा गया है, ठीक है। दैट मेक्स सिचुएशन अनबियरेबल, मतलब वो ऐसी सिचुएशन है जिसको सहन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता है, जिसके साथ वो चीज़ घटित होती है वो अपना क्या करता है, धैर्य खो देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये धैर्य खोना। अब याद करने का तरीका देखो, स्ट्रा मतलब क्या होता है, स्ट्रा मतलब सबको पता होगा, तिनका। तो क्या है कि ऊंट की पीठ पर लदे भारी बोझ पर एक आखिरी तिनका यानी लास्ट स्ट्रा रखना जिससे ऊंट गिर जाए, धैर्य टूटने का आखिरी कारण। मतलब अब ऊंट से इसको रिलेट किया गया है, तो ऊंट से ऐसे रिलेट करो, मान लो कोई ऊंट है, उसके ऊपर किसी ने इतना सामान लादा और उसके बाद में मतलब ऊंट उसको सहन करता चला गया, लत्ता चला गया, उसके ऊपर लत्ता चला गया, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसके ऊपर एक तिनका भी अगर रख दिया जाएगा ना, फिर उसके बाद वो नहीं सहन कर पाएगा, वो सीधे गिर जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो समस्याएं आ रही थी उसकी एक आखिरी ऐसी समस्या जिसको कोई सहन न कर पाए और वहाँ पर उसका धैर्य टूट जाए, तो उसको बोलते हैं द लास्ट स्ट्रा, ठीक है, उसको बोलते हैं द लास्ट स्ट्रा, ठीक है। इसको स्ट्रा से रिलेट करके जब याद करोगे तो, और ऊंट से, ठीक है, ऊंट और स्ट्रा जब याद करोगे, लास्ट स्ट्रा मतलब कि ऊंट के ऊपर एक लास्ट बोझा रखा गया और ऊंट ने अपना धैर्य तोड़ दिया, तो बस वहीं से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। लास्ट स्ट्रा से इसको पकड़ो, बढ़िया तरीका रहेगा। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, टू कॉल अ स्पेड ठीक है। देखो टू कॉल अ स्पेड, ठीक है, क्या है, स्पष्ट व सीधे तौर पर बोलना, टू बी फ्रैंक, से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज नॉट प्लीजेंट, ठीक है। से द ट्रूथ अबाउट समथिंग मतलब किसी चीज़ के बारे में सच बोल देना, इवन इफ इट इज नॉट प्लीजेंट, ठीक है। मतलब ऐसा चीज़ होती है वो, जैसे आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा कि मैं तो सच बोल देता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है। तो वही चीज़ है ये, टू कॉल अ स्पेड, ठीक है, टू कॉल अ स्पेड मतलब साफ साफ बोल देना ऐसे, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, स्पेड का मतलब क्या होता है, फावड़ा, ठीक है। क्या है कि फावड़े को फावड़ा ही कहना, भले ही किसी को बुरा लगे, बिना लाग लपेट के सच बोलना, ठीक है। मतलब अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसके मुंह पर गलत बोल देना, भले ही उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है। फावड़े को फावड़ा ही बोल देना, क्या हुआ, भले ही फावड़े को बुरा लग जाए लेकिन उसको जो जी चीज़ वो है उसी को वही चीज़ बोल देना, उसके साफ स्पष्ट तौर पर उसके सामने, तो उसको बोलते हैं टू स्पेड। अगर आपको स्पेड का अर्थ नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि स्पेड से ही इसको आप कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके आगे टू कॉल है तो टू कॉल से आप क्या ही पकड़ोगे, तो आपको स्पेड याद करना पड़ेगा इस वर्ड के लिए। और स्पेड का मतलब बहुत ही आसान है, फावड़ा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पेड का मतलब क्या होता है, फावड़ा, और फावड़े को फावड़ा बोल देना, चाहे उसको बुरा लगे चाहे भला लगे। अब नेक्स्ट वर्ड देखो, टू कीप एन आई ऑन, टू कीप एन आई ऑन, आँखों को रखना पर। अब समझो, आँखों को, कीप का मतलब क्या हुआ, रखना, ठीक है, और आई आँखों को, ठीक, आँखों को रखना, ऑन मतलब किसी चीज़ पर आँखों को रखना मतलब नज़र बनाकर रखना, बस यहीं से हो गया। इसका जो मीनिंग है यहीं से निकल आया पूरा टोटल। अब देखो, टू वॉच समवन और समथिंग केयरफुली, टू बी कॉशियस, ठीक है, मतलब किसी पर नज़र रखना, किसी चीज़ का ध्यान रखना, उसको बोलते हैं ये टू कीप एन आई ऑन। अब याद करने का क्या तरीका है, इंपॉर्टेंट देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। याद करने का क्या तरीका है, आई का मतलब तो सबको पता है आँख,
किसी पर अपनी आँख या आई बनाए रखना मतलब उसकी हर हरकत पर नज़र रखना। ठीक है, किसी के हर हरकत पर नज़र रखना क्या होता है? टू कीप आई ऑन। आई थिंक समझ गए होंगे, इजी वर्ड है, इतना कठिन नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। देखो वर्ड नंबर 134 क्या कहता है? अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, अ बर्ड इन द हैंड। देखो जितनी बड़ी ईडियम होती है ना, जितनी बड़ी ईडियम होगी उसका अर्थ उतने ही आसानी से निकल आएगा। बस आपको क्या है, उसमें यूज किए गए सभी वर्ड्स का अर्थ पता हो। ठीक है, अब देखो अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश क्या है कि कुछ, पहले तो हम लोग हिंदी देखते हैं कि कुछ निश्चित रूप से होना कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है। ठीक है, हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। मतलब इसका हिंदी अर्थ ये समझो, कुछ भी ना होने से कुछ होना अच्छा है। ठीक है, ये चीज लिख लो आप, कुछ भी ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। अब इसका अर्थ जिन लोगों को नहीं समझ में आया है एक बार बता देता हूँ कि जैसे आपके पास मान लिया कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ आपके पास नहीं है। मान लिया आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, आप लिखना चाहते हैं किससे? पेन से। ठीक, लेकिन आपके पास पेन नहीं है और आपके पास क्या है? पेंसिल है। पेन नहीं है, पेंसिल है। तो अगर कोई ये बोले कि ये पेंसिल मुझे दे दो, तो आप उसको नहीं देंगे, क्योंकि आप ये कहेंगे कि मान लिया पेन से मैं नहीं लिख सकता लेकिन पेंसिल से लिख सकता हूँ, यानी कि कुछ भी अगर मेरे पास नहीं होगा उससे बेहतर है कि मेरे पास पेंसिल रहे, मैं इससे लिख सकूँगा। तो वही चीज़ है ये। ठीक है, अब आप शायद समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। अब देखो याद करने का क्या तरीका है। बर्ड का मतलब क्या होता है? पक्षी, सबको पता है। झाड़ी यानी बुश में बैठे दो पक्षियों की उम्मीद में हाथ में बैठे एक पक्षी को न छोड़ें जो पास की उसकी कद्र करे। मतलब जो पास है उसकी कद्र करें। मतलब क्या है इसका कि जैसे अर्थ कैसे निकालेंगे? टू क्या है? अ बर्ड इन द हैंड, मतलब आपके हाथ में क्या है? एक पक्षी है। और वर्थ टू इन द बुश, और दो कहाँ पर हैं? झाड़ी में है। ठीक है, एक पक्षी आपके हाथ में है और दो झाड़ी में है। लेकिन हुआ क्या कि आप उन दो पक्षियों को पकड़ने के चक्कर में जो हाथ में पक्षी था एक ना, वो भी आपके हाथ से छूट गया। ठीक है, तो क्या हुआ? आपके पास जो पक्षी था आपने उसकी कदर नहीं की। ठीक है, उसको आप ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास एक तो है ही, मैं इसी में संतुष्ट हो जाऊं। आपने दो के चक्कर में एक भी छोड़ दिया। तो इसका वही अर्थ है कि आपके पास जितना है उतने में संतुष्ट होइए, दो के चक्कर में मतलब लालच मत करिए। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे। अगला वर्ड देखो, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। कंटेंशन का मतलब क्या होता है? झगड़ा। ठीक है, कंटेंशन का मतलब झगड़ा और बोन। ठीक है, क्या है कि कॉज ऑफ डिस्प्यूट, जो एसएससी में पूछा गया है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट और क्वेरल या पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, तो उसको बोलते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी झगड़े का कारण। याद करने का क्या तरीका है? बोन मतलब हड्डी, दो कुत्तों के बीच पड़ी एक हड्डी यानी बोन, जो दोनों के बीच झगड़े यानी कंटेंशन का कारण बनती है। ठीक, तो उसको बोलते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन। आओ अगला वर्ड देखते हैं। वर्ड है अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। पहले हम लोग निमोनिक्स देखेंगे। ग्रीन का मतलब हरा, ठीक है, और हॉर्न का मतलब सींग। अब देखो, जिसके सींग यानी हॉर्न अभी हरे हरे हों, ठीक है, अभी हरे हों यानी पके ना हों, वो जानवर या इंसान नौसिखिया यानी अनुभवहीन होता है। हरे सींग का मतलब सींग हरी नहीं होती हैं, लेकिन हरी सींग का मतलब ये हुआ कि अभी बस ताजे ताजे निकले हैं। ठीक है, जैसे फसल से रिलेट करो इसको कि जैसे कोई फसल नई नई निकली है, अभी हरी हरी है, पकी नहीं है, तो उसको बोलते हैं। मान लिया किसी के अभी हरी हरी सींगें निकली हुई हैं, तो उसको बोलेंगे कि उसको अनुभव नहीं है, एन अनएक्सपीरियंस्ड मैन। आई थिंक समझ गए होंगे। अगला वर्ड देखते हैं। देखो वर्ड है अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट क्या होता है?
इसका अर्थ होता है जटिल या भ्रामक स्थिति, ठीक है। अ मेयर नेस्ट, मेयर मतलब क्या होता है, मेयर मतलब होता है घोड़ी, ठीक है। क्या है कि क्या कभी घोड़ी यानी मेयर जो है घोंसला यानी नेस्ट बनाती है, नहीं, मतलब ये एक भ्रामक और झूठी बात है। क्या है, अ मेयर्स नेस्ट, मेयर मतलब घोड़ी और नेस्ट मतलब घोड़ा, घोंसला, मतलब क्या कभी किसी घोड़ी का घोंसला हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब झूठी बात है ये। तो इसको ऐसे रिलेट करो कि ये चीज़ गलत है, तो उसको बोलेंगे एक भ्रामक स्थिति, ठीक है। अ डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, अ फॉल्स इन्वेंशन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। अब आओ अगला वर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, सॉरी वर्ड नंबर क्या है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा एक कहावत कि कथनी से अधिक करनी बोलती है। मतलब आप किसी चीज़ को कि कोई काम करना चाहते हैं और उस काम को करें ना, बस उसके ऊपर योजनाएं बनाते रहें और लोगों से बोलते रहें कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा कुछ है, तो क्या हुआ, वो चीज़ अच्छी नहीं है, लोग आपको झूठा समझने लग जाएंगे। तो क्या है कि कथनी से ज़्यादा करनी अच्छी होती है, ठीक है, कथनी से ज़्यादा करनी होती है। तो देखो इसको, इसके अर्थ कैसे पूछे गए हैं एसएससी में कि व्हाट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब आप क्या करते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन व्हाट यू से, कि आप कहते क्या हैं, ठीक है, आप क्या कहते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप करते क्या हैं। या फिर व्हाट यू डू रिवील्स द रियल यू, मतलब व्हाट यू डू रिवील्स, मतलब आप क्या ऐसी चीज़ें रिवील करते हैं, मतलब इन्वेंट करते हैं, द रियल यू, मतलब वही होता है कि आप वही रियल हैं, ठीक है। आप बोलते हैं, जो चीज़ बोलते हैं वो नहीं, जो आपने किया, जो आपने करके दिखाया, रिवील किया, वो आप रियल हैं, ठीक है। या इंटेंशन कैन बी जज बाई पीपल्स एक्शन, मतलब जो जैसे कोई व्यक्ति है उसके इंटेंशन को कैसे चेक किया जाता है, कैसे जज किया जाता है, बाई एक्शन, मतलब उसके कार्यों के द्वारा, ठीक है। किसी को किसी के कार्यों के द्वारा जांचा जाता है या चेक किया जाता है, तो वैसे है। अब देखो याद करने का क्या तरीका है, एक्शन स्पीक्स, आप लोग ऐसे भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं, एक्शन मतलब कार्य, काम करना, स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे 2-3 बार तो इसका ऐसे ही अर्थ निकल रहा है, ठीक है, बहुत ईजी है। एक्शन मतलब काम, इंसान के शब्द यानी वर्ड झूठ बोल सकते हैं लेकिन उसका काम एक्शन जोर से सच्चाई बताता है, ठीक, समझ गए होंगे। अगला वर्ड देखो 139 क्या कहता है, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का क्या अर्थ होता है, तो ऑल एंड सन्ड्री का अर्थ होता है हर कोई बिना भेद के, ठीक है। ऑल मतलब सभी और एंड सन्ड्री मतलब बिना भेद के, ऐसे कर लो, अभी बता रहा हूँ इसका निमोनिक्स क्या होगा, हर कोई बिना भेद के। पहले हम लोग इंग्लिश का वर्ड इसका देखते हैं कि एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के सब लोग, ऑल इंक्लूडेड मतलब सभी लोग उसमें शामिल थे। अब देखो सन्ड्री का मतलब क्या होता है, विभिन्न, ठीक है। पार्टी में सभी यानी ऑल, अमीर और गरीब मतलब सभी अमीर और गरीब, बड़े छोटे, छोटे बड़े लोगों को बिना भेदभाव के बुलाना, ठीक है। अगर मान लिया किसी के घर में कोई पार्टी है तो उसमें क्या किया, अपने सभी जानने वालों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या छोटा हो या बड़ा हो, सबको बुलाना, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना, मतलब ऑल एंड सन्ड्री होता है इसका अर्थ, ठीक है। सन्ड्री मतलब विभिन्न होता है, बस ऐसे अगर पता हो गया, अगर नहीं पता है तो रिलेट कर सकते हो ऑल से, ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री। नेक्स्ट वर्ड एट अ स्नेल्स पेस, एट अ स्नेल्स पेस, इसका अर्थ होता है बहुत धीरे से। स्नेल मतलब क्या होता है बताओ, स्नेल मतलब सबको पता होगा, घोंघा, ठीक है। घोंघा किसको कहते हैं, जो एक मोटी सी परत के अंदर रहता है, ठीक है, बहुत कठोर, उसको बोलते हैं, पानी में पाया जाता है। तो क्या स्नेल का मतलब होता है घोंघा। एट अ स्नेल्स पेस, अब पेस का मतलब क्या है, गति उसकी, ठीक है, उसकी रफ्तार। अब वो कितनी बहुत धीरे धीरे चलता है, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा घोंघा कितनी तेज चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, तो यानी बहुत धीरे धीरे से, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, स्नेल का मतलब क्या हुआ, घोंघा, और उसका पेस, बस आप समझ जाएंगे। टू समथिंग वेरी स्लोली, ठीक है। देखो नेमोनिक्स क्या है, घोंघा यानी स्नेल बहुत धीरे चलता है, उसकी रफ्तार या पेस से काम करना मतलब बहुत धीरे काम करना है, ठीक है। देखो एसएससी में भी इसका यही पूछा गया है, स्लोली लिखा हुआ है, बस स्लोली से पकड़ो, पेस स्नेल स्लोली हो जाएगा तुरंत। नेक्स्ट वर्ड देखो, वर्ड है
एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? डैगर्स का मतलब क्या होता है? डैगर्स का मतलब होता है, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, खंजर। ठीक है, डैगर मतलब क्या होता है? खंजर। ड्रॉन मतलब खींचना, बाहर निकालना। अब देखो, खंजर निकालना बाहर क्या है? वो कोई दोस्ती में तो है नहीं कि आप किसी अपने दोस्त से मिलने गए और खंजर निकाल दिए। ये क्या होता है? शत्रुता से रिलेटेड है। इनेमीज टू बी बिटरली हॉस्टाइल, मतलब जो बहुत ही कट्टर शत्रु होते हैं उनके लिए होता है। बीइंग एट लॉगर हेड्स, मतलब बहुत ज़्यादा दुश्मनी होना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। ठीक है, शत्रुता या संघर्ष की स्थिति जिससे होती है उसको बोलते हैं। आप देखो, जब दो लोग एक दूसरे को मारने के लिए खंजर यानी खंजर ड्रैगर्स कर लें या निकाल लें, मतलब उनकी पक्की दुश्मनी है। मैंने बताया ना कि डैगर्स को ड्रॉन करना मतलब खींचना, बस ऐसे निकाल सकते हो इसका अर्थ। देखो अगला वर्ड क्या है? वर्ड नंबर 142 क्या कहता है? बैक सीट ड्राइवर। बताओ, बैक सीट ड्राइवर मतलब ड्राइवर जो है उसके पिछली जो सीट पे बैठा है। ठीक है, बाइक चला रहे हैं आप, और बाइक आप आगे चला रहे हैं और कोई आपके जो पीछे बैठा है और वो ड्राइवर है, मतलब जो पीछे बैठा है ना वो ड्राइवर बन रहा है। आप समझ लो क्या चीज़ है? अनावश्यक सलाह देने वाला। ठीक है, जो बैक सीट का ड्राइवर होता है वो क्या करता है? फर्जी आपको, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक अपनी चला रहे हैं, और कोई देखा होगा कुछ लोग पीछे बैठेंगे और उनका क्या होता है कि आपको बताना, इधर देखे रहना कोई आ ना जाए, उधर से देखते रहना, धीरे चलो, यहाँ पे ब्रेक लगाओ, वहाँ पे क्लच लो, ये करो वो करो। तो वो क्या है? वो गाड़ी चला नहीं रहे हैं, लेकिन समझो वो चला ही रहे हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आपको कि ये करो वो करो वो करो। जबकि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको तो पहले से पता ही होगा, तभी आप चलाने के लिए बैठे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? अनावश्यक सलाह देना। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका एसएससी में इसको कैसे पूछा गया ये चीज़ देख लो। इंटरफेयरिंग इन अफेयर विदाउट हैविंग नॉलेज। ठीक है, सीधा कि मतलब नॉलेज ना होना फिर भी किसी चीज़ में इंटरफेयर करना, उसको बोलते हैं। या फिर अ पर्सन हु ऑफर अनसोलिसिटेड एडवाइस। ठीक है, मतलब बिना मांगी सलाह दे रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। याद करने का तरीका आई थिंक जो बताया मैंने उसी से आपको याद हो गया होगा, वैसे भी निमोनिक से भी वही रिलेटेड है कि बैक सीट का मतलब पीछे का, पीछे की सीट का। पीछे की सीट पर बैठकर ड्राइवर को ज्ञान देना कि गाड़ी कैसे चलानी है, फालतू की एक ये सलाह है। समझ गए होंगे। अगला वर्ड देखो, देखो वर्ड नंबर 43 क्या कहता है? ब्लेज अ ट्रेल। ठीक है, ब्लेज का मतलब क्या है? सबको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है इसको। ब्लेज मतलब होता है आग। ठीक, अ ट्रेल, ट्रेल का मतलब क्या होता है? एक रास्ता। ठीक है, ट्रेल। अब देखो, ब्लेज अ ट्रेल क्या है? नई राह दिखाना। ठीक है, ब्लेज अ ट्रेल मतलब नई राह दिखाना। पहले हम लोग इसका निमोनिक्स देखते हैं। ब्लेज मतलब होता है आग लगाना। ठीक है, और घने जंगल में मसाल जलाकर यानी मसाल में आग लगाकर नया रास्ता यानी ट्रेल बनाना, मतलब कोई नया काम शुरू करना है। ठीक है, जैसे कोई जंगल है, उसमें क्या हुआ, मसाल जलाकर आगे आगे कोई चल रहा है, मान लिया अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा और मसाल जलाकर कोई आगे आगे चल रहा है, तो वो क्या है? एक नई राह आपको दिखाते हुए चल रहा है, तो उसी को बोलेंगे ब्लेज, मतलब आग लगाना, जलाना। अ ट्रेल मतलब एक रास्ते को। ठीक है, एक रास्ते को जलाना है, मतलब जलाने का मतलब उस चीज़ का इन्वेंशन करना, उस चीज़ को खोजना, ढूंढना। ठीक है, तो एक नई राह दिखाना, उसको बोलते हैं ब्लेज अ ट्रेल। टू लीड द वे एज अ पाइनियर। ठीक है, टू लीड अ वे एज अ पाइनियर। समझ रहे होंगे आप लोग कि मतलब किसी रास्ते पर जो आगे आगे चलता है उसको बोलते हैं ब्लेज अ ट्रेल। ठीक है, टू इनिशिएट समथिंग न्यू, कोई नई चीज़ शुरू करना है, टू स्टार्ट मूवमेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक अ लेग, पैर तोड़ देना। ठीक है, ब्रेक अ लेग। लेकिन इस जो ये इडियम्स है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ क्या है? ब्रेक अ लेग। तो इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे लगाएंगे कि पैर टूट गया, लेकिन इसका अर्थ होता है भाग्य साथ होना। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। लेग का मतलब क्या होता है? पैर। यानी स्टेज पर जाने से पहले उल्टी दुआ यानी ब्रेक अ लेग देना ताकि बुरी नज़र ना लगे, यानी गुड लक कहना। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ब्रेक अ लेग का मतलब ये नहीं होता है कि पाँव टूट जाना या किसी के रास्ते में कोई
विघ्न आना, उसका मतलब होता है भाग्य का साथ होना। मतलब ये एक पॉजिटिव ईडियम्स है, ठीक है, पॉजिटिव ईडियम्स है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही निमोनिक्स भी है, अगर निमोनिक्स आपके समझ में आ रही है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेग का मतलब क्या है, पैर। स्टेज पर जाने से पहले उल्टी दुआ यानी ब्रेक अ लेग देना ताकि बुरी नज़र ना लगे, यानी गुड लक कहना, ठीक है। किसी को जैसे कोई कहीं पे जा रहा है तो उसको आप लोग जैसे एग्जाम देने जा रहा है तो उसको गुड लक बोल दिए या बेस्ट ऑफ लक बोल दिए, तो वही होता है ब्रेक अ लेग, ठीक है। यानी कि उसको शुभकामनाएं देना, उसको नज़र न लगे इसलिए ऐसा कुछ वर्ड बोलना, ठीक है। तो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है टू विश गुड लक, परफॉर्म वेल, ठीक। अगला वर्ड देखो, वर्ड नंबर 145 क्या है, कट द चेज। कट द चेज का मतलब होता है मुद्दे पर आना, ठीक है। कट द चेज का मतलब मुद्दे पर आना। देखो चेज का मतलब क्या होता है, पीछा करना, पता ही होगा। फिल्मों में बोरिंग सीन काटकर सीधे एक्शन चेज वाले सीन पर आना, यानी सीधे मुद्दे की बात करना, ठीक है। कट द चेज का मतलब जैसे आप मूवी देख रहे हैं और कोई उस मूवी में ऐसा पार्ट आ गया जो बहुत बोरिंग है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार इसको कट करो आगे बढ़ाओ, ठीक है। यही तो कहते हैं, जैसे मूवी देख रहे हैं तो कहेंगे इसको कट करो आगे बढ़ाओ। तो कट करने का मतलब उस चीज़ को जो बोरिंग है उसको कट करके अब सीधा मुद्दे पे आना, मतलब मेन पॉइंट को चेंज करना, ठीक है। टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ के इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स की ओर बात करना स्टार्ट करना, या कम ऑन द पॉइंट मतलब, या फिर पॉइंट पर आना, मुद्दे पर आना सीधे, उसको बोलते हैं कट द चेज। मतलब कट करके चेज कैसे होगा मूवी में, ठीक है। कट करके चेज मतलब किसी चीज़, मूवी को आई थिंक समझ गए होंगे, निमोनिक्स अच्छे से लिखा हुआ है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब देखो अगला वर्ड है ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब देखो जिन लोगों ने देखा होगा, कोई ने किसी ने अगर घोड़ा पाल रखा है या आप में से किसी ने पाल रखा है, या अगर किसी को आपके जानने वाले ने पाल रखा होगा, आपने देखा होगा, तो घोड़े को क्या होता है, पहले उसको ऊंचे पे खिलाते हैं, ठीक है। ऊंचे पे लगा के यहाँ पे बांध के उसको खिलाया जाता है, ठीक है। और होता क्या है, देखा होगा वो दिन भर खाता ही रहता है, ठीक है। उसका मतलब ये रहता है, उसको जब तुम देखने कभी जाओगे देखोगे तो वो एवरी टाइम खाता रहता है, मतलब वो बहुत खाता है, ठीक है। घोड़े ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब बहुत ज़्यादा खाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाना, बहुत सारा खाना खाने वाले को बोलते हैं। ईट अ लॉट ऑफ फूड क्या है कि हॉर्स माने घोड़ा, घोड़े हॉर्स को दौड़ने के लिए बहुत सारा खाना चाहिए, उसकी तरह खाना मतलब बहुत ज़्यादा खाना होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है कि घोड़े की तरह खाने का मतलब बहुत ज़्यादा खाना। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, 147 क्या कहता है, आई वॉश। आई वॉश का मतलब क्या होता है, आंखों में धूल झोंकना या धोखा देना, ठीक है। अ डिसेप्शन, अ प्रिटेंस, ठीक है। ये दोनों वर्ड क्या है धोखा देने के लिए, अ डिसेप्शन या अ प्रिटेंस। आंखों में धूल झोंकना, जिस जो हिंदी का मुहावरा है एक आंखों में धूल झोंकना, उसी का है आई वॉश। अब देखो याद करने का क्या तरीका है, आई मतलब आंख, किसी की आंखों को धोकर यानी वॉश कर उसमें धोखा डाल देना, आंखों में धूल झोंकना या दिखावा करना है, ठीक है। क्या है, फिर से पढ़ते हैं एक बार निमोनिक्स को, कि किसी की आंखों को धोकर उसमें धोखा डाल देना, मतलब आंखों को, जैसे आंखों को धोने का मतलब क्या हुआ, गंदे पानी से जैसे धुल देना, ठीक है, या फिर उसको धोखा देना। कुल मिला के आई वॉश का मतलब होता है धोखा देना, बस इतना रिलेट करके रखो तो आराम से हो जाएगा। अ डिसेप्शन, अ प्रिटेंस, ठीक है। आंखों को धोकर वॉश करके धोखा दे देना, तो उसको बोलते हैं आई वॉश। समझ गए होंगे आप लोग, अगर एक बार पढ़िएगा आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है कि हैव अ चिप ऑन वंस सोल्जर। हैव अ चिप ऑन वंस सोल्जर, इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। पहले हम लोग इसका अर्थ देखते हैं, पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा रहना। हैव अ चिप ऑन वंस सोल्जर। अब निमोनिक्स देखो, मतलब चिप जो है वो उसके अपने कंधे पर अभी भी है उसके, ठीक है। हैव अ चिप ऑन हिज सोल्जर, ठीक है, वंस सोल्जर। देखो सोल्जर का मतलब क्या होता है, कंधा, ठीक है। सोल्डर मतलब कंधा, यानी कंधे पर कोई भारी चिप या बोझ रखकर घूमना, मतलब पुरानी कड़वाहट या गुस्सा अब तक दिल में रखना, ठीक है। क्या है कि
वो जो अपना उसके फोल्डर्स हैं उस पर क्या है, वो अभी भी एक चिप का लोड लेकर घूम रहा है, किसी पुरानी, जो एक बोझ के समान है, ठीक है। और वो क्या है, एक पुरानी घटना का को लेकर गुस्सा है, उसी को लेकर वो अभी घूम रहा है, तो उसी को बोलेंगे हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, ठीक है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड अब देखते हैं। वर्ड है हैप्सन चॉइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। हैप्सन चॉइस का मतलब क्या होता है, कोई विकल्प नहीं, ठीक है। हैप्सन चॉइस का मतलब कोई विकल्प नहीं। नो रियल चॉइस एट ऑल, एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, हैप्सन चॉइस, यानी कोई और विकल्प ना होना। देखो हैप्सन क्या है, हॉब्सन नाम का आदमी घोड़े किराए पर देता था और जो घोड़ा सबसे आगे हो वही लेना पड़ता था, यानी कोई विकल्प ही नहीं रहता था उसमें, ठीक है। हैप्सन चॉइस का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ लेने गए, वो उस वहाँ पर एक ही थी, मतलब आपको उसमें सेलेक्ट नहीं करना है, अगर लेना है तो वही लो, नहीं तो आपको सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन वहाँ पर नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं हैप्सन चॉइस, ठीक है। चॉइस से आप समझ लो सेलेक्ट करने से रिलेटेड है, और हैप्सन का मतलब और भी, देखो इसमें हैप्सन को ऐसे याद कर लो, हॉब्सन, सन का मतलब बेटा, ठीक है, पुत्र किसी का, ठीक है। सन का मतलब क्या होता है, पुत्र होता है। सन को चुनना, मतलब सन को चुनने, आप क्या चुनने का कोई उसमें होता है कि हाँ ये लड़का रहेगा मेरा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, मतलब ये क्या है, एक उसमें एक ही चॉइस है, आपको जो है वही है, आपका जो लड़का है वही है, ठीक है। तो जो जिसका पुत्र है वही है, आप ऐसे समझ लो सन से, तो उसमें कोई चॉइस का ऑप्शन नहीं होता है, तो यानी कोई विकल्प ना होना, तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। और या फिर ऐसे जो मैंने निमोनिक्स लिखा है यहाँ पर कि हॉब्सन नाम का आदमी घोड़े के किराए पर देता था और जो घोड़ा सबसे आगे रहता था वही लेना पड़ता था, ठीक है। तो वही था और उसको कोई ऑप्शन नहीं रहता था, जो आगे है वही लेना पड़ता था। इसको वैसे कर लो, या फिर इसको हॉब और सन में तोड़ लो। सन का मतलब पुत्र, यानी कोई अपना पुत्र चुन तो सकता नहीं है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये पुत्र रहेगा, उसको मैं नहीं रखूंगा पुत्र के नाम पर, मतलब जो उसका पुत्र होगा रियल में उसी वही तो उसका होगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो ये है 149 नंबर। अब हम लोग देखेंगे आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है, 150 नंबर का, ठीक है। देखो वर्ड है इन सेवेंथ हेवन। इन सेवेंथ हेवन का मतलब क्या होता है, बेहद खुश, ठीक है। कहते नहीं आज इनका गुस्सा, सॉरी आज इनकी खुशी कहाँ पर है, 7वें आसमान पर है, ठीक है। आज इसकी खुशी 7वें आसमान पर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो चीज़, वो व्यक्ति खुश है, तो उसको बोलते हैं इन सेवेंथ हेवन। हेवन देखो, हेवन कोई निगेटिव वर्ड तो है नहीं, हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे रिलेट कर लो, जो कि जो 7वें स्वर्ग में है, मतलब कि वो क्या है, खुश है, बस ऐसे रिलेट करो। तो देखो इसका जो एसएससी में पूछा गया वो क्या था वर्ड, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना, इन डिलाइट मतलब बहुत ज़्यादा खुशी में होना। याद करने का तरीका क्या है, हेवन का मतलब है स्वर्ग से, यानी 7वें आसमान में होना। 7वें आसमान पर होने का मतलब है कि इंसान इतना खुश है कि उसे स्वर्ग जैसा लग रहा है, ठीक है, स्वर्ग जैसा उसको फील आने लग गया, तो समझ लो बहुत ज़्यादा वो खुश है। नेक्स्ट वर्ड इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, आखिरकार, मतलब लास्ट में, ठीक है। इन द लॉन्ग रन का मतलब एट लीस्ट, एट लास्ट, ठीक है। वर्ड इसमें पूछा क्या गया है, जो मीनिंग दिया गया था, इवेंचुअली, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर अल्टीमेटली, ठीक है, इन द एंड, एट मतलब कि बिल्कुल अंत में। याद करने का क्या तरीका है, देखो आखिरकार इसका होता है इवेंचुअली आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर अल्टीमेटली, या इन द एंड यानी लास्ट में होना। याद करने का तरीका है, रन का मतलब होता है दौड़, इन द लॉन्ग रन, रन का मतलब दौड़, यानी लॉन्ग रन यानी लंबी दौड़ के बाद अंत में जो नतीजा निकलता है वही क्या है, आखिरकार उसका रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन मतलब लंबी दौड़ के बाद, कहते नहीं कि बहुत लंबी दौड़ के बाद इनको जॉब मिली, ठीक है, कहते हैं बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा दौड़ किए, आखिरकार इनको इनकी नौकरी लग गई, इनको जॉब मिल गई, तो वही है इन द लॉन्ग रन, तो उसको बोलते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। वर्ड है इट्स ग्रीक टू मी। इट्स
ग्रीक टू मी, मतलब ये चीज़ मेरे लिए ग्रीक ग्रीक के समान है। मतलब जैसे आप हिंदी आपको पता है और आपको किसी ने ग्रीक में लिख के कोई चीज़ दी, तो आप कहाँ उस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। इट्स ग्रीक टू मी यानी ये मेरे लिए ग्रीक है, ग्रीक के वर्ड लिखे हुए हैं, तो यानी मेरे समझ से बाहर हैं वो चीज़ें, तो बस ऐसे समझ लो। इनकम्प्रहेंसिबल मतलब जो चीज़ समझी ना जा सकें। आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग मतलब जिसके बारे में कोई चीज़ समझ में ना आए। ग्रीक क्या है, एक भाषा है। अगर कोई आपसे ग्रीक भाषा में बात करे तो वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, तो वही चीज़ है कि समझ से बाहर होना, जैसे मैंने बताया आपको। नेक्स्ट वर्ड है जंप द गन। जंप द गन का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना, ठीक है। जंप द गन का मतलब होता है जल्दबाजी करना। अब याद करने का देखो तरीका बहुत अच्छा है। गन का मतलब सबको पता है, बंदूक। रेस में, ठीक है, रेस में बंदूक चलने से पहले ही कूद पड़ना मतलब किसी काम में बहुत जल्दबाजी करना, ठीक है। ये वर्ड कैसे बना है, जैसे देखा होगा पहले के समय में क्या होता था कि जैसे कोई मान लिया रेस स्टार्ट होनी है, ठीक है, रेस स्टार्ट होनी है, तो क्या होता था, स्टार्ट होने से पहले 1 2 3 नहीं बोला जाता था, उसे बंदूक से फायर किया जाता था। जैसे फायर हो तुरंत दौड़ना स्टार्ट होता था, ठीक है। लेकिन किसी को इतनी जल्दी है कि पता चले, जैसे सामने खड़े होके अगला जो था गन चलाता था, ठीक है, तो जैसे उसने हाथ उठाया गन चलाने के लिए, उसने अपनी जो रनिंग थी स्टार्ट कर दी, मतलब कूदना दौड़ना शुरू कर दिया, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, जंप द गन। मतलब गन पे ही जंप मार देना, गन चली भी नहीं उससे पहले ही जंप मार देना, तो उसको बोलते हैं जल्दबाजी में किसी काम को करना, यानी स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हैस्टली, ठीक है, या फिर सेड इट बिफोर इट वाज द राइट टाइम। दोनों इसके दोनों अर्थ पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 154 नंबर क्या है, लेट्स स्लीपिंग डॉग लाई। लेट स्लीपिंग डॉग लाई मतलब सोते शेर को मत छेड़ो। लेट स्लीपिंग डॉग लाई क्या है, याद करने का तरीका, डॉग मतलब कुत्ता सबको पता है, सो रहे खतरनाक कुत्ते को जगाओगे तो वो काटेगा ही, इसलिए पुराने विवादों को मत उठाओ, ठीक है। इसका जो मेन अर्थ होता है जिसके लिए इसको यूज किया जाता है कि पुराने विवादों को ना खोदने के लिए, मतलब क्योंकि उससे नुकसान ही होगा। लेट्स स्लीपिंग डॉग लाई मतलब कि जो कुत्ता सो रहा है उसको भूल जाओ, सोने दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, ठीक है, जो पुराना कंट्रोवर्शियल इशू था उसको फिर से वापस मत लाओ। टू लीव थिंग्स एज दे आर इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रबल, ठीक है, तो ये हुआ इसका अर्थ जो कि एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो हिंदी में मुहावरा है इसका, सोते शेर को मत छेड़ो, और जो इसका अर्थ होगा वो यही होगा कि जो चीज़ें हो गई उनको फिर से मत छेड़ना, क्योंकि उनको छेड़ने से फिर से विवाद ही होना है। अब नेक्स्ट वर्ड है आज, ये देखो, लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ, अब इसका निमोनिक्स क्या है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखो 5 बार ये भी पूछा गया है, 5 बार ये भी पूछा गया है, ठीक है, दोनों वर्ड 5-5 बार पूछे गए हैं। तो देखो इसका जो निमोनिक्स है क्या है, हैंड टू माउथ, ठीक है, हैंड टू माउथ हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे, यानी कि हाथ से मुंह, हाथों से कमाना और सीधा मुंह यानी माउथ में डालकर खा लेना, यानी कुछ भी बचाने के लिए ना रखना। कहते नहीं कि सुना होगा आसपास अपने कि उनके सिर्फ क्या है, मुंह है बस, ठीक है, मुंह और हाथ है बस और कुछ नहीं है, मतलब कमाते हैं और खाते हैं, बचाना उनको कुछ नहीं है। जैसे तैसे गुजर बसर करने वाले लोगों को बोला जाता है कि मतलब जितना कमाया उतना खा लिया, बचाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं लिव मतलब लाइव, ठीक है, जीना, फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब हाथ और मुंह तक जिंदगी जीना, बस उसको बोलते हैं। ये सिनोनिम्स उसके लिए यूज होती है। अब देखो एसएससी में कैसे पूछा है इसको, टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, मतलब टू हैव इनफ मनी टू लिव मतलब जीने के लिए पैसा होना खूब सारा, लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना, मतलब कुछ सेविंग के लिए उसके पास एक्स्ट्रा नहीं होना, या माइजरली मतलब कि जो कंजूस टाइप का होता है उसको उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। या फिर कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्नड, ठीक है, कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्नड मतलब जितना वो
थोड़ा बहुत कमा लेता है वो उसका डेली कंज्यूम कर लेना, ठीक है। इसको आप रिलेट कर सकते हो, देखा होगा जो बहुत सारे मजदूर होते हैं और मजदूरी करते रहते हैं, लेकिन उनकी एक आदत क्या होती है बहुत लोगों की, शराब को पीना, ठीक है। शराब को पीना मतलब दिन भर, जैसे पता चला उनकी जितना भी कमाए 350, 400, 500 जितना कमाए, और जब शाम को वो अपने घर को जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, मान लिया 100 रुपये की सब्जी ले ली, 50 रुपये का और कुछ सामान ले लिया, और जितना बचा उसको लेकर पी लिया। मतलब दिन में पूरा 500 कमाए और पूरा 500 खर्च करके ख़त्म। अगले दिन के लिए जब अगले दिन कमाएंगे तो फिर उनका होगा। तो उन वैसे लोगों को बोला जाता है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब कि वो केवल अपने हाथ और मुंह तक ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके आगे उनके पास कोई लाइफ नहीं है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, मेक नो बोन्स अबाउट। मेक नो बोन्स अबाउट, तो इसका अर्थ होता है जरा भी नहीं हिचकिचाना, ठीक है। बोन्स, मेक नो बोन्स अबाउट, ठीक है। अब याद करने का तरीका क्या है, बोन्स से होता है हड्डियाँ, यानी सूप पीते वक्त उसमें हड्डियाँ यानी बोन ना हो तो उसे बिना हिचकिचाहट के आसानी से पी सकते हैं, बिना झिझक सच बोलना। अब देखो जो लोग नॉनवेज होंगे और ये नॉनवेज सूप वगैरह पीते होंगे उनको ये चीज़ अच्छे से रिलेट कर जाएगी, ठीक है। जो सूप वगैरह में नॉनवेज में कुछ ऐसा होता होगा, आई थिंक, मैं तो नहीं जानता हूँ, कि जैसे सूप में हड्डियाँ ना आए तो उसको आसानी से पी सकते हैं। मान लो कोई, तुम ऐसे याद कर लो कि मान लिया आप शरबत पी रहे हैं, ठीक है, शरबत पी रहे हैं चीनी का, चीनी और नींबू का। नींबू को उसमें निचोड़ा गया और उसमें जो उसमें नींबू के बीज होते हैं वो ना हों, ठीक है, वो बीज मान लिया हों, ठीक है। अगर बीज हों तो आप लोग उसको अच्छे से पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे। उसमें क्या होगा, आपके मुंह में जब वो नींबू के बीज आएंगे तो उसको बार बार थूकना पड़ेगा बाहर, और अगर उसमें बीज नहीं है तो बिना हिचकिचाए बिना रुके उसको आप डायरेक्टली पी सकते हैं। तो वही है मेक नो बोन्स अबाउट, ठीक है। डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन, मतलब किसी भी प्रकार का हेजिटेशन ना होना, टू स्टेट समथिंग क्लियरली। आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। अब आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड नंबर 157 क्या है कि ऑन टेंटर हुक। ऑन टेंटर हुक का मतलब क्या होता है, चिंता में, ठीक। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब चिंता में, इन सस्पेंस एंड एंजाइटी या एनेक्सियस। याद कैसे करेंगे, टेंटर हुक का मतलब क्या होता है, कांटा, ठीक है। अब देखो हुक जो होता है कांटा होता है, कपड़े सुखाने वाले कांटों यानी हुक पर किसी को टांग देना मतलब वो इंसान बहुत बेचैनी और चिंता में है, ठीक है। क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति को हुक में फंसा देंगे, मान लिया कोई कहीं से निकल रहा था और उसका कपड़ा जो है किसी हुक में फंस गया, तो हुक में फंस गया तो क्या हो जाएगा, उसको चिंता हो जाएगी ना उस चीज़ की कि कपड़ा कहीं फट ना जाए, मैं खींच लूँ उसको, है ना। तो वही चीज़ है कि किसी के कपड़े को अगर हुक में फंसा दिया, कपड़े को जो सुखाने वाला हुक है अगर उसमें किसी इंसान को टांग दिया जाए तो क्या होगा, वो बेचैन हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। तो बस वही है, आई थिंक समझ गए होंगे। हुक से इसको पकड़ेंगे यानी हुक में फंस गया तो क्या हुआ, उसको चिंता हो गई। नेक्स्ट वर्ड है प्ले इट बाई ईयर। ईयर मतलब क्या होता है, कान, ठीक है। प्ले इट खेलना यानी बिना किसी विशेष तैयारी के कुछ करना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्ले इट बाई ईयर। तो हम पहले हम लोग देखेंगे निमोनिक्स, क्योंकि जब निमोनिक्स देख लेते हैं तो ये चीज़ समझने में आसानी हो जाती है। तो ईयर से हम लोग रिलेट करेंगे कान, ठीक है। बिना नोट्स देखे सिर्फ धुन सुनकर बाई ईयर मतलब आपने केवल धुन सुनी हुई है। म्यूजिक बजाना, बिना तैयारी के काम करना, ठीक है। मतलब क्या है कि आपने क्लास, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने क्या किया, इसको बस केवल जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको बस सुनते जा रहे हैं, अपना थोड़ा भी इसमें दिमाग नहीं चला रहे हैं, या फिर इसके बाद में आपने इसका एक भी बार रिवाइज नहीं किया, तो क्या हुआ, आपके दिमाग में बस एक धुन फिट होती जा रही है कि जब जैसे मान लिया अभी एग्जाम में आ जाए ऑन टेंटर हुक, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये हुक थोड़ा याद आएगा, मतलब साउंड याद आएगा, ठीक है। उसी साउंड से आप कहेंगे यार पढ़े तो हैं हुक से रिलेटेड, अब उसमें आप ऑप्शन ढूंढेंगे कि यार हुक क्या था, टांगने से मतलब ऐसा हुक में टांगा जाता है, तो टांगा जाता है तो क्या होता है, मतलब आप कोई तैयारी करके नहीं गए हैं और वैसे ही पहुंच गए सुन के, मतलब धुन आपको सिर्फ याद है, म्यूजिक बजाना, मतलब वहाँ पर आप पहुँच गए, आपकी तैयारी नहीं थी, यानी बिना किसी तैयारी के पहुँचना, तो उसको बोलते हैं टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, टू इम्प्रूवाइज, ठीक है, इम्प्रूवाइज, ठीक है, इम्प्रूवाइज।
तो वही चीज़ है कि मतलब बिना इम्प्रूवमेंट के आप वहाँ पहुँच गए, तो उसी को बोलते हैं प्ले इट बाय ईयर, मतलब केवल जो कानों से सुन के आए हैं उसी पे खेल रहे हैं, खुद से कोई रिवीजन नहीं किया है। अब आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड है पोर थ्रो। पोर और थ्रो कोल्ड वाटर, ठीक है, मतलब कि फेंकना ठंडा पानी, पानी फेर देना या हतोत्साहित करना। अब किसी चीज़ पे ठंडा पानी फेंक देने का मतलब क्या होता है? मान लिया कोई आग जल रही है, आग पे आपने ठंडा पानी फेंक दिया तो आग क्या है, बुझ जाएगी, ठीक है, शांत हो जाएगी। तो वैसे ही अब अगर इंसान के लिए लें तो इंसान क्या है, अगर कोई मोटिवेटेड होकर कोई कार्य कर रहा है, मान लिया आप मोटिवेटेड होकर आप तैयारी कर रहे हैं, अपने से रिलेट करिए, बहुत आसानी से याद होगा। आप मोटिवेट होकर तैयारी में लगे हुए हैं कि मैं इस बार एग्ज़ाम बिल्कुल निकाल ही लूँगा। आपका कोई फ्रेंड आया और वो बहुत दिन से तैयारी कर रहा था, मतलब तैयारी क्या ही कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था और तैयारी के नाम पर बस कापी किताबें खोल के बैठता था, कभी कभी देखता था, और वो आया और आपको बता दिया यार ये सब तैयारी वैयारी से कोई मतलब नहीं है, किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, सारी सीटें फिक्स होती हैं, कहीं कुछ नहीं है, कुछ कोई मतलब नहीं है आपकी तैयारी का। मतलब उसने आपको इतना हतोत्साहित कर दिया तो कि आपकी जो एनर्जी थी ना, आपका जो मोटिवेशन था वो सारा धराशायी हो गया, ठीक है, आपका मोटिवेशन सारा धराशायी हो गया। वहीं से आपके दिमाग में क्या हुआ कि यार होना हुआ कुछ है नहीं, देखो ये इतने दिन तैयारी किया, इसका नहीं हुआ। भाई क्या पता आपको उसने तैयारी किया कि नहीं किया। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे ही, मतलब उनके जो इमोशंस होते हैं ना वो दूसरे लोग कंट्रोल करते रहते हैं। कोई आया मोटिवेट कर गया, पढ़ना शुरू कर दिए, कोई आया डिमोटिवेट कर गया, उसी दिन से बंद कर दिए। तो ऐसे नहीं बनना चाहिए, अपना दिमाग खुद लगाना चाहिए। तो वही है यहाँ पर कि पोर थ्रो कोल्ड वाटर, मतलब कि आपके जो मन में आग थी उसके ऊपर कोई आया ठंडा पानी फेंक गया, आपको हतोत्साहित कर गया। तो ऐसे रिलेट कर लो, यानी कोल्ड वाटर का मतलब ठंडा पानी, किसी के नए और जोश वाले प्लान पर ठंडा पानी डाल देना, यानी उसके उत्साह को कम कर देना, यानी पानी फेर देना। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखो, आज का ये लास्ट वर्ड है, क्या है कि टू बर्न वंस फिंगर, अपनी उंगलियां जला लेना। अब सोचो उंगलियां जला लेना क्या होगा यहाँ पर, पहले हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपने को ही तो यहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उंगलियां जलाने का मतलब अपने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और वही यहाँ पर भी है कि अपने ही पैरों पर क्या है, कुल्हाड़ी मार लेना, मतलब खुद को हानि पहुंचा लेना। अब देखो समझ गए होंगे, टू बर्न वंस ओन फिंगर मतलब अपनी ही उंगलियों को जलाना, मतलब अपने आप को हानि पहुंचाना। नेमोनिक्स भी वही है कि फिंगर मतलब अपनी उंगलियों को दूसरे के मामले में हाथ डालकर अपनी ही उंगलियां यानी फिंगर जला लेना, यानी खुद का नुकसान कर बैठना। अब इसका जो एसएससी में पूछा गया है वो अर्थ क्या है, वो मीनिंग क्या है, वो भी देखते रहो, क्योंकि हिंदी और ये नेमोनिक्स तो आपको खुद बनानी है और ये चीज़ें वहाँ आपको रिलेट करनी पड़ेंगी। टू सफ़र अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, ठीक है, अपने ही एक्शन से अनप्लीजेंट सफ़र करना, ठीक है, जो आपके लिए प्लीजेंट नहीं है मतलब दुखदाई है, और उसको सफ़र करना मतलब उस चीज़ को झेलना, खुद ही अपने ही किए गए एक्शन के द्वारा अपने खुद को झेलना। समझ गए होंगे, टू बर्न ऑन फिंगर। तो ये थे आज के 40 इडियम्स, ठीक है, ये थे आज के 40 इडियम्स जो कि मोस्ट रिपीटेड थे, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड हैं। अभी हम लोग एक क्लास इसकी और करेंगे मोस्ट रिपीटेड की, क्योंकि जो ब्लैक बुक है उसमें 200 का ये पूरा एक सेट दिया हुआ है, और उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो चीज़ें नहीं तैयार हैं आप वो बताइए। मैं सारी चीज़ें बाय निमोनिक्स करवाऊंगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बाय निमोनिक्स सारी चीज़ें करवाऊंगा। मतलब आपको उस तरह बिल्कुल बैठ के अंधों की तरह रटना नहीं है, बस एक बार दिमाग से समझना है, सारी चीज़ें खुद ब खुद एग्जाम में याद आती रहेंगी। अब देखो जिन लोगों ने इसको पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, उनको समझ में आ गया होगा कि हाँ इसमें हम लोगों को कोई चीज़ याद नहीं करनी है, बस जुगाड़ लगाते चले जाना है, वर्ड को पकड़ते चले जाना है, अर्थ खुद ब खुद निकलता जा रहा है, ठीक है। तो वैसे करेंगे हम सारी, चाहे वो सिनोनिम से करें, एंटोनिम से करें या वन वर्ड करें, जितना भी करेंगे सारा निमोनिक्स से या फिर रूट वर्ड से या जैसा भी मतलब ट्रिक्स से ऐसा करेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो 15 मिनट में पूरी इंग्लिश सॉल्व करनी है, जिसमें अब पैसेज जो आता है ना, जो इस बार पैसेज आ रहा है वो काफ़ी लेंदी आते हैं, तो आपको पैसेज के लिए टाइम बचा के रखना पड़ेगा। अगर आप यही सब मीनिंग और यही सब सोचते रह गए ना तो इन सब चीज़ों में फंस जाएंगे। अब जैसे ये जो ईडियम्स हैं, ये ईडियम्स के डायरेक्ट ईडियम्स ही नहीं पूछी जाती हैं, ये ईडियम्स आपको जो एरर आती है ना, एरर,
उसमें भी ईडियम्स डाल के दे देता है। और ईडियम्स की ये की खासियत है कि ईडियम्स जो ईडियम्स में होगा उसमें एग्जैक्ट वर्ड में होना चाहिए, उसमें आप इसमें ग्रामर रूल नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो एरर वगैरह है वो भी इन्हीं सब चीज़ों से आती है। वो कैब अगर आपकी तैयार हो गई अच्छे से तो आप सारी इंग्लिश की सारी चीज़ें कर ले जाएंगे। अब जैसे पैसेज ही है, क्या हुआ, अब लेंथी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी आ रहा है, लेकिन अगर आपको मीनिंग पता है सारी, आप इसका पूरा अच्छे से अर्थ निकाल ले गए तो आपको ये करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। बस एक बार अच्छे से समझना रहेगा और क्वेश्चंस को समझना रहेगा, आप लगा ले जाएंगे सारा। तो वही चीज़ें हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश में है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो वो यही है, वर्ड पावर। आपको जितना अच्छा वर्ड पावर होगा उतना अच्छा आप इंग्लिश में नंबर कर ले जाएंगे। और इस बार का आप देख ही रहे हैं 15-15 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो जैसे इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया और रीजनिंग हो गया, और इन दोनों में तो आपको 100% स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। 100% नहीं कर पा रहे हैं, मान लिया जैसे 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 में आपको मान लिया 22 प्लस तो रहना है। अगर आप 22 प्लस नहीं रह पा रहे हैं तो मैथ अगर आपकी कहीं थोड़ा भी गड़बड़ हो गई, ठीक है, मैथ अगर गड़बड़ हो गई तो आप बाहर हो जाएंगे उससे। क्योंकि देखो जीएस का कोई भरोसा नहीं है कि जीएस कैसी पूछी जाती है। जीएस कभी ऐसी भी आ सकती है कि आप 15 से 20 कर सकते हैं, और जीएस ऐसी भी आ सकती है कि आप 10 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप वो नहीं कर सकते विश्वास कि हाँ मैं इसको कर ले जाऊँगा, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं बोल सकता। कितना भी अच्छा पढ़ाता हो, कितना भी अच्छी जिसकी जीएस तैयार हो, कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन बस आपकी जो ये इंग्लिश है और रीजनिंग है और मैथ है, आपको अच्छा स्कोर इसी में करना है। और इसमें सबसे इजी स्कोर करना आपको इंग्लिश में ही है। मतलब आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और सबसे इजी कार्य ये इंग्लिश में है, इससे ज़्यादा इजी किसी में नहीं है। और उसके बाद है रीजनिंग और सबसे लास्ट में है मैथ, ठीक है। तो इन 3 में आप अच्छा कमांड रखिए अपना, ठीक है। 3 में नहीं रख पाते हैं तो 2 तो रखिए ही। एक में चलो अगर आपका एवरेज होगा तभी आप अगर इन दोनों में अच्छा कर जाएंगे तो कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश को अच्छा करिए, और इंग्लिश को अच्छा करने के लिए वर्ड पावर ही अच्छी होती है। और वर्ड पावर में आपको पता है ब्लैक बुक से अच्छा कुछ नहीं है। तो ये जो ब्लैक बुक की मैं सीरीज़ करवा रहा हूँ, मैं पूरी सीरीज करवाऊँगा, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, पूरा शेयर करते रहिए, और अच्छे से आप लोग अपना रिस्पांस भी दीजिए कि कैसी लगी वीडियो, क्या है। तो यही सब करिए और आपका इंग्लिश अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आपको अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसका जो पार्ट 5 आएगा उसमें मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद, जय भारत।